सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है। देखो क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे जा रही है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इस पार तो जा नहीं सकती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन, जैसे जस्ट बिफोर अपन ने इसके पहले वाले डेरिवेशन में किया था, कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया, बी और सी को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, तो ये जो बी सी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन जा रही है सीधी इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये क्या करेगी, इस सरफेस पे, इस पॉइंट बी पे नॉर्मल का काम करेगी। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, हम थोड़ा और इनको नाम दे देते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी दे देते हैं, और ये जो ऊपर लाइन जा रही है इसको ई दे देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, हमको पता है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो इंसिडेंट एंगल होता है, मतलब ये हमारा आई हो जाएगा। और ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल जा रही है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल जा रही है। तो पैरेलल लाइन का एक रूल होता है, उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। समझो यहाँ पे ये दो लाइन्स अगर पैरेलल है और एक उसको ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करके अगर जाता है, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होता है। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल आई जो है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं। इस लाइन को ऐसा समझ लो कि आगे जा रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आई। और फिर देखें अगर अपन, तो ये आर है, ये आर, ये वाली लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये वाली लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को जब ऐसे क्रॉस करें तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो, तो जिनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। तो ये आर और ये यहाँ पे भी क्या हो गया, आर। डायग्राम क्लियर है क्या। अब देखो हमको क्या लिखना है, पूरा कंसिडरेशन हमको लिखना होता है। ठीक है, कि कंसिडर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ पोल पी, फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। Let the focal length be f and radius of curvature be r. Consider a light ray parallel to principal axis strikes the mirror at point B and reflected in the direction BE. Construction लिख देंगे उसके बाद, join B and C which will act as a normal at point B. Now, by the law of reflection, reflection का law बोलता है इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के, मतलब आई और आर क्या होगा, इक्वल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी ई के, एंगल डी बी ई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी बता चुके हैं आपने। फिर देखो, अभी हमने ये बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंड करके आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी डी वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। इसको नाम आप दे सकते हो बी सी एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड क्यों होगा, या आप रीज़न दे सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आप चाहो तो ये वर्टिकली अपोजिट भी यही बता सकते हो, चाहो तो पहले इन दो इक्वेशंस को आगे सॉल्व करके अगले में बता सकते हो। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ देख लो आप, दोनों पे LHS इक्वल है बाय 1 and 2। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, DBE इक्वल्स हो जाएगा एंगल BCF के, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। फिर देखो, बट यहाँ देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल जिनकी हम बात कर रहे थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा, एंगल DBE, एंगल DBE वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, एंगल CBF के, एंगल CBF। इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को देखो, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को। इक्वेशन थर्ड में क्या है, LHS DBE है, इसमें भी LHS DBE है, तो LHS RHS इक्वल हो जाएंगे बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एंगल BCF इक्वल्स टू एंगल CBF। ये इक्वेशन नंबर आप चाहो तो इसको 5th दे सकते हो। अब देखो,
एंगल बी सी एफ दिख रहा है, और एंगल सी बी एफ, ये दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाले डेरिवेशन पे किया हमने कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसके दो साइड्स भी इक्वल होती है, जो एंगल इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती है ना। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस जस्ट अ मिनट, क्या होगा, ट्रायंगल बी सी एफ विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल होती है, किन के ऑपोजिट, उन एंगल्स के इक्वल अपोजिट। मतलब बी सी एफ, ये वाले एंगल के सामने वाली साइड बी एफ, और सी बी एफ के सामने वाली साइड ये वाली सी एफ। मीन्स क्या होगा, बी एफ इक्वल हो जाएगा किसके, सी एफ के। ये देखो ये बी एफ है, किसके इक्वल हो रहा है, सी एफ। अब क्या करना है, इसके जस्ट पहले वाले डेरिवेशन में जो हमने किया था, बट द अपर्चर ऑफ द मिरर इज़ टू स्मॉल। और अगर मिरर का अपर्चर बहुत स्मॉल हो जाता है तो क्या होता है, फिर ये जो B है ये पॉइंट बिल्कुल P के पास आ जाएगा, यानी कि जो BF जो आपने डिस्टेंस ले रखी है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, PF के, यानी BF विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू PF। तो आप BF को हटा के क्या लिख दो, PF। यहाँ हो जाएगा PF इक्वल्स टू CF। अभी सेम ही करना है जिससे पहले वाला डेरिवेशन है। क्या किया था, ऐड PF इन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे PF ऐड कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, PF प्लस PF, और इधर CF प्लस PF। PF प्लस PF क्या हो गया, 2PF, और CF प्लस PF। अब हमारे डायग्राम पे चले हम, CF और PF, CF PF मिलके तो पूरा बन गया PC। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF को हटा के PC लिख सकते हैं। फिर से डायग्राम में आओ, देखो ज़रा PF की डिस्टेंस कितनी है F, और PC की डिस्टेंस कितनी है R। तो जो हमने बनाया है, PF की जगह पे आप F लिख दोगे और PC की जगह पे R। प्लस में आएंगे ना, क्योंकि लाइट रे जो है इंसिडेंट रे उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो रहती है, जो भी वैल्यूज़ आप लेते हो क्या होती है, पॉजिटिव। 2F इक्वल्स टू R आ गया, तो F की वैल्यू कितनी आने वाली है, R/2। थैंक्स।